आएंगे, कुछ सुलेमान है, इनसे बात करते हैं। हेलो सुलेमान, आप अपना माइक अनम्यूट करें आपको आप। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, हाँ जी। कैसे हो आप? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उस दिन हाँ हारिस भाई की पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने तो सवाल किया, उससे सवाल हुआ था कि आप वसल्लम जो थे उनका मोटिव्स क्या थे, ठीक है। ये सारा अगर उन्हें हम्म अपनी तरफ से किया था, उनके मोटिव्स क्या थे। तो उनने उनने हम्म कहा था कि शुरू में उनको कोई मुंह नहीं लगाता था, तो बाद में जब ये सारा उन्हें किया तो उसके बाद उनके पास लोगों ने उनको अपनी बेटियां वगैरह भी पेश करनी शुरू कर दी हैं, वो भी जो भी उन्हें पेश करना शुरू कर दिया। तो इसमें अगर आप इससे एग्री करते हैं तो इससे आगे मेरा सवाल ये है, तो अगर उनका सारा मोटिव थे तो उन्हें अपनी सारी ज़िंदगी जो थी वो इतनी गुर्बत में क्यों गुजारी थी, और उसके बाद उन्हें इतनी मुश्किलें क्यों अपने ऊपर मतलब थी कि 10 साल जो मक्का का उनका सारा सफ़र गुजरा, जो भी गुजरा, तो वो क्यों उनके ऊपर था कि अगर उनका सारा मतलब ये गेम जो उन्हें की थी, गेम अगर हम इसको कहें, वो सारी उनकी आसाइशें हासिल करने के लिए थी या फ़ायदे हासिल करने के लिए थी। तो आप समझते हैं कि हज़रत मोहम्मद गरीब थे? जी, उसमें तो ये आता है ना कि उनके पास खाने के आपकी लिए नहीं शादी होता था। हुई है? और आपकी शादी हुई है? जी, आपकी नहीं, शादी हुई है? नहीं, क्यों नहीं हुई शादी अभी तक? मैं अंडर एज हूँ उस लिहाज से। अच्छा, कमा सकते हो? हाँ, नहीं, मैं नहीं कमा सकता। बीवी नहीं पाल सकते ना? नहीं, तो एक बंदा 13 13 बीवियां पाल रहा है, 11 10 बीवियां और कई लौंडियां, तो वो गरीब होगा? नहीं, लेकिन अगर उसमें ये आ जाता है कि उनके पास लोग ऐसे हैं जो उनको अपना मालो दौलत बिल्कुल सारा कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो तो फिर ऑप्शन है बंदा उनके गरीब पास। तो ना हुआ। ये इमरान खान जो है अब इसके पास, इसको लोग करोड़ों रुपया दे देते हैं पार्टी के लिए, तो गरीब है ये? नहीं, वो तो एक चीज़ है जो सामने नहीं आती, उनकी तो लाइफ सामने थी जिसके अंदर वो हाँ तो सामने थी ना। मैंने अब क्या। मुझे एक बात बताएं कि आपके पास आपकी मलकियत में कोई बाग है? मेरी मलकियत में तो नहीं है वैसे फिलहाल। तो हजरत मोहम्मद की मलकियत में बाग फिदक तो था, एक बाग का, तुम्हें पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता आपके है। पास कितनी गाड़ियां हैं? पर्सनली तो मेरे पास नहीं है, लेकिन घर में दो हैं। हाँ तो हजरत मोहम्मद के पास 3 ऊँटनियां, 2 गधे, ये तो हमें पक्के कंफर्म है। घोड़े भी थे, ठीक है। नहीं, तो तो उसमें जो बाकी रिवायत आती है उस टाइम जिसमें कि एक ऊँट जो है वो, एक ऊँट उस टाइम कोई करोला के तो बराबर होगा ही ना। तो नहीं, तो गरीब थे बाकी फिर। रिवायात जिसमें वो मतलब महीना चूल्हा नहीं जलता था और पेट में पत्थर बांधे। झूठ और उसके अलावा झूठ चलो, झूठ अगर आप खाने को छोड़ें, झूठ। तो जो मक्का का जो 10 साल का पीरियड था, जो कि अजियतें ही अजियतें थी, तो उसमें नहीं तो अब फिर कैसी मुझे थी ये। बात बताएं कि हजरत खदीजा, इसका मतलब है कि हजरत खदीजा भी भूखी मरती थी? नहीं, मैं नबूवत की बात कर रहा हूँ। क्योंकि वो हजरत तो आपसे खदीजा पहले। के बारे में फिर यह भी तो लिखा है ना कि पूरे मक्के के ऊंट एक तरफ और हजरत खदीजा के ऊंट एक तरफ। मक्के की सबसे मालदार भी थे। खातून थी वो। नहीं, तो फिर बाद वो में वो बताएंगे फिर भी बात मैं गरीब ही बताऊँ, थे। लेकिन इसमें तो ये रहता है ना। मैं कह रहा हूँ, नबूवत वाली बात कर रहा हूँ। वो तो आप तब बात कर रहे हैं, नबूवत से पहले उनकी शादी हुई थी ना उनके साथ। नबूवत के नबूवत बाद भी हजरत खदीजा का सारा माल इस्लामी रवायतों के मुताबिक इस्लाम की तबलीग में और अशायत में खर्च हुआ। लेकिन उन्हें मुश्किलात भी तो गुजारी थी, मैं वो उस लिहाज से कह रहा हूँ, अगर उनको उस यार, ऐसी चीज। आपको मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो ये है कि इतना ज्यादा एविडेंस है इस्लामी तारीख में कि हजरत मोहम्मद के आसपास के लोग ठीक ठाक अमीर लोग थे। और अच्छा, ये जो खाने अच्छा, के आप लिए उनके। खजूर नहीं, एक मिनट यार, सुन तो लो ना यार एक ओके, मिनट। सॉरी सॉरी। आसपास ये बात के जी पेट पे पत्थर बांधा होता था, भूख थी, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में है पेट पे पत्थर बांधा और भूख, पता है? गजवा में था। वो गजवा खंदक की बात है, जब जब मदीने का मुहासरा हुआ हुआ था, ठीक है। ठीक है। समझ गए? इवन के मुहासरा ऐसे हुआ था कि मदीने के अंदर जो खजूरों के बागात थे ना, या जो जी सर। खेती बाड़ी की जगह थी, वो भी उस मुहासरे वाली जगह से बाहर थी असल में। ठीक हो गया। वो एक वन ऑफ सिचुएशन थी जब आपको आके कोई आपका मुहासरा कर लेता है। जब किसी सिटी की सीज होती है तो लोगों के पास खाने पीने की चीजें अंदर वाकई खत्म हो जाती है, क्योंकि बाहर से कुछ अंदर नहीं आ सक रहा होता, और उस टाइम पे इतना स्टोरेज का अच्छा इंतजाम नहीं भी होता था। तो वो बात एक समझ में आती है कि उस टाइम हो सकता है कि हजरत मोहम्मद को भी 4 दिन की भूख बर्दाश्त करनी पड़ी हो, मगर असल में अगर देखा जाए तो हजरत मोहम्मद एक अमीर कबीर आदमी थे। नबूवत से पहले भी, हजरत खदीजा के बाद, शादी से पहले, शादी के बाद वो अमीर ही थे। हिजरत मदीना के वक्त भी जब वो मदीना गए थे, तो वो मदीने में उनको इसलिए बुलाया गया था इस्लामी तारीख के मुताबिक कि वो जाएं और उधर के लोगों का फैसला करें, आपस में उनके अमन वगैरह कायम करें, ठीक है। तो उनको एज ए रूलर मदीना मंगाया गया था। तो आप क्या समझते हैं कि मदीने वालों ने भूखा मरने के लिए छोड़ देना?
नहीं सॉरी, मैंने शायद मदीने अपना में वो मदीने के सवाल एक्सप्लेन सरदारों में गलत किया आते होगा। थे, वो मेरा ये कहने मदीने का के मतलब था सरदारों में कि आते थे। अगर उनकी पे अगर उनकी ज़िंदगी पे फ़र्क नबूवत से पहले की ज़िंदगी में, नबूवत की बाद की ज़िंदगी में इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो उनका फिर नबूवत का मोटिव क्या था? अगर ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड था, ये सारा कुछ मतलब उन्हें खुद ही किया था, तो मेरा मतलब बेसिकली ये आपने सवाल वैसे कभी इस्लामी तारीख पढ़ने की कोशिश की है? है। इतनी तो नहीं की, मतलब वीडियोज़ ही देखता हूँ मैं ज़्यादातर। अ- बनु हाशिम का स्टेटस क्या था मक्का में, आपको पता है? नहीं। वो मक्का के स्पिरिचुअल हेड्स थे, रिलीजन के हेड्स थे वो। काबा ठीक उनके है कब्जे में होता था, बनु हाशिम के। पता है इस बात का या जी। नहीं पता? नहीं, आप तो बता दें मुझे। ये याद रखें कि हजरत मोहम्मद वही काम कर रहे थे जो उनका खानदान पहले ही करता था। वो मक्के को मजहबी लीडरशिप प्रोवाइड करते थे, ठीक हो बनु गया। हाशिम। काबे के जी सर। हमेशा से केयर टेकर्स यही खालिद। होते थे, और हजरत मोहम्मद ठीक ने हो भी वही काम किया कि वो बस उन्होंने ये किया कि इन इन लोगों का, जो कि उनके ऑलरेडी मक्के में एक रिलीजियस लीडर्स की पोजीशन रखते थे, उनके एक बंदे ने एक नया मजहब बना दिया बस। ठीक है। ठीक हो गया। तो और सवाल कर आप सकते अगर ये बात समझें कि जिन लोगों को पीरी फकीरी का हैं? होता जी है ना सर। चस्का, तो कई जी बार सर। पीरों फकीरों के बच्चे जो है ना, वो नई किस्म की पीरी फकीरी शुरू कर देते हैं। जी ठीक हो यही गया। हुआ था हजरत मोहम्मद के साथ असल में। जी हो गया। हम्म। मेरा इसमें दूसरा, अच्छा मेरा दूसरा इसमें सवाल था, क्या उसका और नाम है? दूसरी बात यह भी है कि हजरत मोहम्मद को वाकई में जेरूसलम सिंड्रोम या प्रॉफिट सिंड्रोम भी होने का हमें बहुत सारे जो है वो शवाहिद मिलते हैं। जेरूसलम सिंड्रोम या प्रॉफिट सिंड्रोम वो होता है जिसमें लोग अपने आप को खुदा का नबी समझना शुरू कर देते हैं, और इवन के खुदा भी समझना शुरू कर देते हैं। तो हजरत मोहम्मद को हो सकता है कि प्रॉफिट सिंड्रोम, हमें इस बात के निशानात मिलते हैं क्योंकि ये भी एक एपिलेप्सी की अगली फॉर्म है। तो हो सकता है कि हजरत मोहम्मद को हो। और ऐसे आदमी को आप ये ना समझें कि वो किसी मोटिव को देख के नबूवत का ऐलान करेगा, वो वैसे भी कर सकता है। एडिशनल बेनिफिट है साथ, पैसे पूहे मिल जाए तो। ठीक है सर। हम्म। अ, दूसरा सवाल मेरा इसमें थोड़ा सा ये था कि इसी के बारे में था, कि जो रेसिज्म के बारे में थोड़ा सा करना चाह रहा था, कि रेसिज्म जो थी, जो हमारे आजकल के दौर के अंदर या अमेरिकन के अंदर भी, ये अब जाके कहीं डिस्करेज हुई है, या अब जाके इसके खिलाफ जो है ना मुहिम चली है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर हम इसमें इस्लाम में देख लेते हैं, तो इसमें जैसे कि आप वसल्लम का आखिरी खुतबा था, उसके अंदर काले को गोरे की फजीलत थी और गोरे को काले की फजीलत थी। और उसके अलावा हज़रत बिलाल जो एग्जाम्पल है हमारे पास, तो उसके बारे में क्या सर आपकी राय है? हजरत बिलाल की शादी किस साहबिया से हुई थी, कोई नाम पता है आपको? नहीं सर। तो हजरत बिलाल को तो किसी ने बेटी नहीं दी। नहीं दी। नहीं, बताएं, सलमान फारसी मैं की एक शादी वैसी किस साहबिया से हुई थी, बताएं। नहीं, मुझे तो उनका नहीं पता। हाँ, तो इसीलिए ना कि जितने भी गुलाम थे, गुलाम ही रहते थे। दूसरी बात ये भी याद रखेंगे, अरब तो आज भी अपनी बेटियों की शादियां गैर अरब से करना पसंद नहीं करते। तीसरी बात यह है कि लेकिन जब स्टेटस तो इस्लाम के ऐसे पे हुआ था। हाँ, अब आपको मैं अगली तारीख भी बता दूं ना। आले जी सर। उमैया के दौर में, बनु अब्बास के दौर में, बहुत सारे, आले उमैया के दौर में बेशुमार ईरानी गुलाम जो है ना, वो घेर के लाए गए ईरान से। ठीक है। और अरब ईरानी लौंडियों से बड़े शौक से शादी करते थे। ईरानी मर्दों को जो कि इस्लाम ला चुके थे, उनको अपनी बेटियां नहीं देते थे अरब। अरबों में पोलिगमी की एक बहुत बड़ी वजह ये है, मैं अब आपको बताता हूँ अरबों का रिवाज क्या होता था। अरबों की 4 बीवियां ना, वो चारों की चारों बीवियां, बड़े वेल डॉक्यूमेंटेड ये बात है, दमिश्क की वेल डॉक्यूमेंटेड बात है, बाद में बसरा की और इराक की बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड बात है अब्बासियों के दौर में, कि ये जो 4 बीवियां होती थी ना, वो 4 बीवियां होती थी अरबी। और लौंडियां जो होती थी ना, वो सब की सब ईरानी और इस्फहानी और तबरानी और जो है वो बुखारी और ये सब कुछ लौंडियां होती थी। ठीक है। और अरबों में शुरू ठीक है में सर। जब जब अरबों ने कब्जे शुरू किए, ठीक है, तो अब अरबों की औलादें होने लगी इन ईरानी औरतों से।
तो क्या जी सर, हुआ, ठीक है। अरब जो थे वो इस बात को शर्म का मुकाम समझते थे कि कोई बंदा जिसकी माँ गैर अरबी है और वो गैर अरबी है। और इस बात को क्लियर आउट होने में कि गैर अरबी औरतों से अरबों के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस बात की शर्म को निकलने में ना अब्बासियों का दौर आ चुका था। ठीक है, अरब खुद बदल चुके थे, टोटली शक्लें ही बदल चुकी थी, रंग गोरे हो चुके थे, जी हाफ ईरानियन बन चुके थे, तब भी वो अपनी अरबी शनाख्त पे फख्र करते थे। ठीक है, फिर दूसरी ठीक हो गया बात ये सर। याद रखें, आपको पता है कि गुलाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। नहीं, नहीं इसमें मुझे सुन ले इसमें मेरी बात ना, एग्जैक्टली नहीं आपको पता। नहीं पता इसमें इसलिए अब एग्जैक्टली मैं बताऊंगा, इसमें नहीं करें आप। नहीं, मैं वैसे एक अब पॉइंट सुने रखना मेरी चाह रहा था बात। कि मैंने सुना, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि बड़े बड़े मतलब काफी उलमाए जो कि क्या नाम है, गुलाम थे। हाँ, मगर नाम उनके नहीं पीछे पता नमाज मुझे। नहीं पढ़ी जा सकती, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आपको ये ये कोई पता हदीस है है? कि हाँ हाँ, फिका है सारी, मैंने जो गुलामी पे स्ट्रीम की थी उसमें मैंने सारे इसके रेफरेंसेस दिए हुए हैं, वो जाके देखिएगा गुलामी पे स्ट्रीम। गुलाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, पहली बात। एक ठीक हो गया। आदमी जो जिंदगी में गुलाम रहा है और आज आजाद है, वो पैदाइशी आजाद लोगों की इमामत नहीं कर सकता नमाज में। सर ये अगर कोई हदीस है तो कोई रेफरेंस वगैरह होगा इसका? मैंने आपको बताया जो मैंने मैंने जो गुलामी पे स्ट्रीम की थी वो जाके देखें, उसमें सारे रेफरेंसेस मैंने दिए हैं। ओके सर। तो मेरा हाँ बस जी, ये लास्ट इसमें तीनों क्वेश्चन उस है, इसके बाद स्ट्रीम मैं। का भी लिंक इधर डालना है नीचे। जी सर, ठीक हो गया, थैंक यू। इसमें मेरा थोड़ा सा लास्ट इसमें क्वेश्चन था, ये मैंने आपसे तो नहीं, मैंने आरिफ सुल्तान साहब की पॉडकास्ट सुना था, तो मैंने सवाल उनसे करना था, लेकिन क्योंकि आपका मतलब कॉज एक ही है तो मैं आपसे कर लेता हूँ। ये एवोल्यूशन के ऊपर मेरा थोड़ा सा था। इसके ऊपर ये था कि मैंने उनकी मतलब पॉडकास्ट सुनी थी शेख उस्मान के साथ, ये एवोल्यूशन के ऊपर। तो उसमें हारिस सुल्तान जो थे उनने जो एवोल्यूशन थे ना उसकी बेसिस की मतलब दो वजूहत रखी थी। कि जो एक इन्वायरमेंट, जो एक स्पीशी होती है वो जो अडेप्ट करती है, वो अडेप्ट करती है अपनी इन्वायरमेंट के साथ। मतलब अगर इन्वायरमेंट, उसमें उन्होंने एग्जांपल दी थी कि जैसे इंसान जो थे, जो क्या मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, जो डाइव करते थे पानी के अंदर खाना लेने के लिए, तो जब वो काफी ज्यादा टाइम के लिए करते रहे तो उनका लंग्स एक्सपैंड कर गए। इससे वो एवोल्यूशन जेनेटिक मतलब उनकी चेंज आ गया उसके अंदर। इससे वो बता रहे थे कि मतलब इन्वायरमेंट से जो है ना वो एक स्पीशी चेंज हो जाती है, जो ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है? हेलो भैया, आप म्यूट पे चले गए हो यार। सॉरी। ठीक है। तो इसमें मेरा सवाल ये था कि जो अगर हम अपना मतलब देखते हैं, इसका नाम क्या है, ढांचा है, जो भी अपने आप को देखते हैं, तो हर एनिमल के पास, किसी के पास भी जो होता है, एनिमल के पास ही किसी के पास कोई डिफेंस मैकेनिज्म होता है, कोई अटैकिंग मैकेनिज्म होता है। तो मेरा ये सवाल था कि हमारा ये जो पूरा जो ये इंसान का जिस्म है, ये कौन सी इन्वायरमेंट में रह के बना है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में इन्वायरमेंट ऐसी है जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा मतलब ऐसा बुरा हाल हो गया कि हम जैसे हम पैदा होते हैं, हमें किसी भी इन्वायरमेंट छोड़ दिया जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं वहां के ऊपर, वहां वहां पे। मतलब हाथ अफ्रीका, है, पाँव है। जी। अफ्रीकन सवाना। वो उधर इन्वायरमेंट है? एग्जैक्टली है। आपको क्या बता लगता है सकते कि हैं अगर आप इंसान मुझे? के लिए क्यों इम्पॉसिबल है रहना किसी भी जगह पे? क्योंकि हमारे पास इनेट कोई डिफेंस या अटैकिंग मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि उसके उसके हाँ, ऊपर क्योंकि हम हम जो है कि इनेट उसका डिफेंस नाम के है। ऊपर, हम इनेट इनेट डिफेंस और अटैक के ऊपर रिलाई नहीं करते, हम टूल नहीं, मेकर्स वो तो हैं। हम अब नहीं करते ना, लेकिन हमारी बॉडी ने तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हाँ, तो बॉडी तो जो हमारे चेंज करती है एंसेस्टर्स ओवर भी टाइम। नहीं करते थे ना, हमारे एंसेस्टर्स भी नहीं करते थे ना, पिछले तो अगर डेढ़ हमारा, मिलियन साल से एटलीस्ट, पिछले शायद 4-5 मिलियन साल से आप टूल्स यूज करते आ रहे हैं। नहीं लेकिन उससे क्या उसका नाम है, जैसे फिर भी हम एग्जैक्ट इस फॉर्म में तो नहीं आ सकते, क्या आ सकते हैं? आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि हम ग्रेजुअली इस फॉर्म में आए हैं ना। सबसे पहला काम जो हुआ था हमारे लिए वो तो ये था कि हम अपराइट खड़े हो गए थे। अपराइट जब हम खड़े हुए तो ये फ्री हो गए। जब ये फ्री हुए तो फिर सब कुछ ही फ्री हो गया, फिर हम आग भी जलाने लगे, फिर हम जो है वो प्रोजेक्टाइल्स फेंकने लगे, नेजे भाले पत्थर, हमने सब कुछ यूज करना शुरू कर दिया जानवरों को शिकार करने के लिए, मारने के लिए, चीजों को उठाने के लिए।
कोई भी जानदार ऐसा नहीं है कि जो अपने मुंह के अलावा किसी और तरीके से कुछ उठा सकता है, सिवाय प्राइमेट्स और ह्यूमन बींग्स के। ठीक है, और प्राइमेट्स भी प्रोजेक्टाइल्स को यूज करते हैं, पत्थर बंदर भी मारते हैं, पता है आपको? मकैक मंकी जो कि इंडिया पाकिस्तान में पाया जाता है ना, वो भी पत्थर मारता है। ठीक हो गया, ये तो है। तो जब आपके हाथ फ्री होते हैं, जब आपके हाथ फ्री होते हैं तो आप अपराइट भी खड़े होते हैं। अपराइट जब आप खड़े होते हैं तो वही आपका दिल जो है वो पहले आपके लिए जब ब्लड पंप कर रहा था तो आपकी पोजीशन तकरीबन ऐसी थी, आपका सर ऊपर तो था मगर आपका जिस्म उसके साथ लाइन में था, इसलिए आपको ब्लड खोपड़ी में पंप करने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। मगर जब आप बिल्कुल अपराइट खड़े हो गए तो हर जानदार के जो है वो जिस्म के अंदर हार्ट से 2 ब्लड वेसल्स जाते हैं खोपड़ी की तरफ। एक बड़ा होता है जो कि जॉ में जाता है, एक छोटा होता है जो कि ब्रेन को जाता है। ठीक है, हमारे ये रिवर्स है, हमारा बड़ा ब्रेन को जाता है, छोटा जॉ को जाता है। जॉ इतना जरूरी नहीं चाहिए। जॉ क्यों नहीं इतना बड़ा चाहिए था? क्योंकि हमने आग डिस्कवर कर ली थी। आग डिस्कवर करने से हमें एक बहुत बड़ी चीज मिली कि हम उन फूड्स को भी डाइजेस्ट कर सकते थे जो कि कोई दूसरा जानदार डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एक गाय भी जब चारा खाती है ना तो वो उस चारे में से उतनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती जितनी हम किसी साग पात को उबालने के बाद एक्सट्रैक्ट कर सकते। सेल्यूलोज को तोड़ना एक बहुत बड़ा काम है, कोर्स फैट को तोड़ना एक बहुत बड़ा काम है। अगर एक छोटे साइज का मैमल जो कि प्रेडिटर है एक बहुत बड़े जानदार को खाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोर्स फैट्स होते हैं, वो फैट्स उसके लिए ठीक नहीं होते। मगर उसी के गोश्त को आप पका लें आग के अंदर तो वो छोटे जानदार के लिए, इंसान जैसे छोटे जानदार के लिए भी डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। ठीक है, इसी तरह सेल्यूलोज और किस्म के हार्ड चीजें उनको डाइजेस्ट करना। न्यूट्रिशन का वो जो न्यूट्रिशन हम और आप फूड से बिकॉज ऑफ फायर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो कोई दूसरा जानदार नहीं कर सकता विदाउट हाईली इवॉल्व्ड जो है ना वो स्टमक। आप कह रहे हो कि इंसान दुनिया में किसी भी जगह रहने के लिए काबिल नहीं है। इंसान हर जगह रहने के लिए काबिल है। क्यों? क्योंकि इंसान आग जलाना जानता है, इंसान टूल्स बनाना जानता है। इंसान को कोई जरूरत नहीं है कि अपने दांतों से जानवरों की खाल खींचे और उनका गोश्त खाए, क्योंकि उसने क्या करना है, उसने पत्थर की छुरी बना के जानवर को ज़बह कर लेना है, जानवर को मार गिराना है, हाथी को भी मार गिराना है। उसी ने उसने पत्थर की कुल्हाड़ी से उसके हड्डियां भी तोड़ लेनी है, उनके अंदर से उसका बोन मैरू भी निकाल लेना है, और जो उससे डाइजेस्ट नहीं हो सकता उसने उसे पका लेना है और उसने उसे खा लेना। नहीं, इसमें मेरा मतलब तो इंसान के पास 2 चीजें, एक टूल्स और एक फायर, जो कि उसे दुनिया में हर जगह रहने के काबिल बनाती है, सर्द से सर्द इलाके में भी, गर्म से गर्म में भी। समझ गए आप? ठीक हो गया। अच्छा, इसमें बस मेरा मतलब कंक्लूडिंग था कि आजकल मैं सोच रहा हूँ चीज़ों के बारे में, तो मेरा आपसे था कि अगर हम जैसे लोगों ने नॉलेज बढ़ानी है मतलब इस एरिया के अंदर, तो हमारी क्या सोर्सेज होनी चाहिए एथीज्म के पढ़ना होना चाहिए और क्या। नहीं, एथीज्म के बारे में आपने नॉलेज बढ़ाना है तो आप एथीज्म के बारे में बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सी बुक्स हैं। अगर आपने ओवरऑल अपना नॉलेज बनाना है तो आप जिस टॉपिक पे चाहें, आपको आज हर बुक अवेलेबल है। आज तो इंटरनेट खुला पड़ा है। ठीक है जी सर, आपने जो बुक पढ़नी है वो पढ़ी है। एवोल्यूशन पढ़नी है तो एवोल्यूशन के ऊपर एक नहीं, आपको सैकड़ों राइटर्स मिल जाएंगे। आपने एथीज्म पढ़ना है तो एथीज्म पे आपको हंड्रेड्स ऑफ राइटर्स मिल जाएंगे जो कि आपको सारा कुछ बताते हैं। ठीक है, तो आपने इरादा अगर करना है पढ़ने का तो वो क्या प्रॉब्लम है, आपके पास मोबाइल हाथ में है, टैबलेट आजकल टैबलेट पीसीज हाथ में, मोबाइल लैपटॉप हाथ में, जिसने जो पढ़ना हो वो पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जितनी रीडिंग करता हूँ वो मैंने ये छोटी सी किंडल, ये देख लेंगे, ये देखे, ये है, इसके ऊपर पढ़ता हूँ मैं, सब कुछ इस पे पढ़ता हूँ, एक किंडल बस, सब चीजों पे भारी। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। चले ठीक है, थैंक यू। हाँ, मुझे रिफ्रेश करनी है अपनी स्क्रीन। चलो ठीक है, थैंक यू, ओके बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।